अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस करें दैट इज़ द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखने वाले सर जेफरी चौसर। अब तक हम लोग इस पोएम की लाइन नंबर 546 तक को टेक्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में प्लोमैन के कैरेक्टर को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिलर की, और हमारी लाइन स्टार्ट होगी 547 से। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारे लेक्चर को शुरू करते हैं। लाइन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग बता दूं आपको कि इसके अंदर चौसर कहता क्या है। चौसर बताता है, इस पिलग्रिमेज में हमारे साथ एक मिलर भी था जो कि कॉम्प्लेक्शन में काफ़ी डार्क और फिजिकली काफ़ी हेल्दी था। इसके मसल्स, इसकी बोन्स काफ़ी बड़ी बड़ी थी। ये फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और अगर रेसलिंग कंपटीशन की बात की जाए तो इसने लाजमी वहाँ पे एक रैम यानी कि एक जो मेल शिप होती है ना, वो प्राइस के तौर पे जीती होगी। इसके शोल्डर जो थे वो शॉर्ट थे लेकिन ब्रॉड थे। इसकी बॉडी थिक और रग्ड थी। रग्ड मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं थी बॉडी की, इरेगुलर स्टोनी और रॉकी बॉडी थी इसकी। और कहते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं था जो अपने हिंज से उठा ना सकता हो। हिंज मतलब कोई भी जॉइंट, या फिर इसका हाथ, ये अपने हाथ से कोई भी दरवाज़ा, कोई भी भारी चीज़ बड़े आराम से उठा लेता था। इवन कि ये दरवाजे को अपने सर के साथ भी तोड़ देता था। और इसकी बियर्ड, जो इसकी दाढ़ी थी, वो ऐसे रेड थी जैसे कि कोई फॉक्स हो। और जैसे फॉक्स के बाल बिखरे बिखरे होते हैं, वैसे इसके दाढ़ी के बाल भी बिखरे बिखरे थे। और इसकी दाढ़ी काफ़ी ब्रॉड थी। और कहते हैं इसके नाक के बिल्कुल ऊपर एक रैट, एक मोका था, एक तिल था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाल भी थे, और वो बाल भी रेड थे। मिलर की जो नोस्ट्रल्स थी वो ब्लैक थी और वाइट थी। नोस्ट्रल्स मतलब जो नाक के नथने होते हैं ना, ये कहते हैं ये ब्लैक और वाइट थी, चौड़ी थी। और इसने क्या किया हुआ था, इसने अपनी तरफ एक साइड पे तलवार रखी हुई थी और दूसरी तरफ अपनी एक बकलर यानी शील्ड रखी हुई थी। और इसका मुंह फर्नेस की तरह बहुत बड़ा था। ये काफ़ी चैटरर था, और साथ ही साथ एक बफून यानी कि जेस्टर भी था जो मजाक करता था। इसके जोक जो थे मोस्टली वो सिंफुल लाइफ के अगेंस्ट इधर उधर घूमते थे, या फिर इसके जोक प्रोस्टिट्यूशन के अबाउट होते थे। इसके अलावा ये कॉर्न को चुराया करता था, मतलब छलियाँ चोरी किया करता था, और उससे अपना मिलर है ना आटा बनाया करता था। एनी हाउ ये छलियाँ चोरी किया करता था, और जो परमिशन थी कि आप इतना टैक्स ले सकते हो, उतने टैक्स से ये 3 गुना ज़्यादा लोगों से चार्ज करता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 रुपया टैक्स लेना अलाउ है, तो यहाँ पे ये 3 रुपये टैक्स लेता था। इलीगल काम। इसने एक वाइट कोट और एक ब्लू हुड पहना हुआ था, और ये बैग पाइप बजाने में एक्सपर्ट था। बैग पाइप एक काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उस पर फूंक मारी जाती है, फिर उससे आवाज़ निकलती है। बाजी की तरह का होता है, लेकिन ये बैग की फॉर्म में होता है। लिख के सर्च करिएगा गूगल के ऊपर बैग पाइप। एनी हाउ कहता है ये बड़े अच्छे से जानता था कैसे बैग पाइप को बजाना है और कैसे उससे साउंड प्रोड्यूस करना है। और ये हमें टाउन से बाहर अपना बैग पाइप बजाते हुए लेकर आया था। तो ये होगी पैराफ्रेजिंग। अब लाइंस को डिस्कस करते हैं। द मिलर वॉज अ स्टाउट कॉल्ड फॉर द नन्स। स्टाउट चर्ल मतलब बेसिकली कार्ल, जो इसका मतलब होता है चर्ल। चर्ल कहते हैं एक सेल्फिश पर्सन को, एक मीन पर्सन को, एक रूड पर्सन को, चालाक मक्कार पर्सन को। स्टाउट एक हैवी पर्सन को, फैट पर्सन को कहता है। ये हमारे साथ एक मिलर था जो कि क्या था, जब ज़रूरत पड़ती थी ओकेजन, नन कहते हैं ओकेजन को, जब भी कोई मौका आता था वहाँ पे ये एक मीन स्पिरिट बन जाता था। ये एक फैट मिलर था हमारे साथ जो कि इस पिलग्रिमेज में हमारे साथ जा रहा था। फुल बिग ही वॉज ऑफ ब्रॉन एंड ईक ऑफ बोन्स। कहता है बहुत बड़ा था। फुल बिग ही वॉज बहुत बड़ा था। फॉर ऑफ ब्रॉन, ब्रॉन मतलब मसल्स, एंड ईक ऑफ बोन अपनी सारी हड्डियों के लिहाज से इसकी जितनी भी बोन्स थी और मसल्स सब बड़े बड़े थे। That proved well for overall there he came. Came मतलब जहाँ पे भी ये जाता था, he proved to be physically very strong. ये physically बहुत strong prove होता था।
एट रेसलिंग ही वुड हैव ऑलवेज द रैम। कहता है अगर रेसलिंग की बात की जाए तो इसने ज़रूर रेसलिंग कंपटीशन के अंदर रैम जीता होगा। रैम मतलब अ मेल शिप, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड प्राइज के तौर पे जीता होगा। ही वॉज शॉर्ट शोल्डर्ड, इसके जो शोल्डर थे वो छोटे थे। ब्रॉड अ थिक, कनेर, कनेर कहते हैं रग्ड को या रफ को, थिक थिक। अच्छा, अब वो कहते हैं इसके जो शोल्डर थे वो छोटे थे, लेकिन साथ ही साथ वो ब्रॉड भी थे, चौड़े भी थे। फिर इसकी बॉडी की बात की जाए वो थिक और रग थी, यानी कि रफ थी, कोई प्रॉपर शेप नहीं थी इसकी बॉडी की। देन है देयर नैज नो डोर दैट ही नोल्ड हिव ऑफ हेयर। कहता है यहाँ पे कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं था जो ये अपने जॉइंट से, अपने हाथ से ना उठा सकता हो। वो हर किस्म का हैवी से हैवी डोर भी अपने हाथ से उठा लेता था। या फिर और ब्रेक इट एट अ रनिंग विद हिज हेड, या फिर वो उसको दौड़ते हुए अपने सर के साथ ही तोड़ देता था। किसको? दरवाजे को। यानी कि फॉर एग्जांपल दरवाज़ा बंद है तो भाग के अपने सर से ही दरवाज़ा तोड़ देता था। His beard as any saw or fox was red. इसकी बियर्ड ऐसी रेड थी जैसे कि एक फोक्स होती है, या जिस तरह फोक्स के बाल बिखरे होते हैं वैसे ही इसके बियर्ड के बाल भी बिखरे हुए होते थे। एंड थर्ड ब्रॉड एज दो इट वर अ स्पेड, जैसे स्पेड होता है उतना ही ये ब्रॉड था इसकी बियर्ड। स्पेड आपने देखा होगा कि मट्टी उठाने के लिए अक्सर यूज होता है या डिगिंग के लिए यूज होता है। ये एक इस किस्म का ऐसे होता है, फिर ये पीछे ये डंडा सा बना होता है, ठीक है। कहते हैं जितना ये पेड़ चौड़ा होता है इस तरह से इसकी जो बियर्ड थी वो चौड़ी थी। अपॉन द कॉप राइट ऑफ हिज नोट ही हैड अ रैट एंड thereon stood a tuft of hairs। कहता इसकी नोज के बिल्कुल टॉप पे, यानी कि राइट साइड की नोज है उसके बिल्कुल टॉप पे क्या है? एक रैट, एक मोका बना हुआ है। एंड thereon stood a tuft of hairs, और वहाँ पे बालों का झुंड है, यानी कि काफ़ी बाल हैं। और वो बाल किस कलर के हैं? रेड एज द bristle of a swan ears, और वो रेड है बाल। और जैसे ब्रिसल देखा है, झाड़ू, एक झाड़ू सा होता है उसके ऊपर बाल बाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि फूल झाड़ू होता है, इसी किस्म का एक पेंट वाला झाड़ू होता है, उसके ऊपर जिस तरह बाल होते हैं ना वैसे सारे बाल जुड़े जुड़े हैं। कहते हैं इस तरह से रेड एज ब्रिसल ऑफ अ स्वॉज ईयर्स, जैसे एक जानवर बालों से भरा होता है या फिर एक झाड़ू बालों से भरा होता है, बिल्कुल वैसे ही इसके नाक के उस रेड के ऊपर बाल हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं इकट्ठे रेड कलर में। हिज नोस्ट्रल्स ब्लैक वर एंड वाइट। कहते हैं इसके जो नोस्ट्रल्स थी, जो इसके नाक के नोस्ट्रल्स थी वो ब्लैक थी और वाइट थी। अ स्वॉर्ड एंड अ बकलर बार ही बाय हिज साइड। कहता है अपने साइड पे, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड है ना शोल्डर की, एक जगह पे उसने स्वॉर्ड रखी हुई है तलवार, और एक जगह पे उसने बकलर, यानी कि जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है ना, जब वॉर हो रही तीर तीर मारते हैं उस तीर से बचने के लिए जो शील्ड यूज होती है उसको कहते हैं बकलर। कहते हैं इसने अपनी एक साइड पे स्वॉर्ड और एक साइड पे बकलर रखा हुआ था। हिज माउथ एज ग्रेट वॉज एज अ ग्रेट फर्नेस। कहता है इसका मुंह जो था वो इतना बड़ा था जितना कि एक फर्नेस बड़ा होता है। ही वॉज अ जंगलर एंड अ ग्लोरियस। कहता है ये जो पर्सन था ये एक चैटलर था, ठीक है। जंगलर कहते हैं चैटलर, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, सॉरी चैटलर जो होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला पर्सन। दूसरा है ग्लोरियस, मतलब ऐसा बंदा जो कि बफून हो, मजाक करने वाला, जोकर हो, उसको कहते हैं। कहता है ये एक चैटलर, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला और मजाक करने वाला बंदा था। एंड दैट वॉज मोस्ट ऑफ सिन एंड हॉर्लिटोरियस। हॉर्लिटोरियस कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन को। कहते हैं ज़्यादातर जो इसके जोक्स थे वो क्या थे? सिंफुल लाइफ के बारे में थे या फिर प्रोस्टिट्यूशन के बारे में थे। वेल कुड ही स्टेलन कॉर्न एंड टॉलन थ्राइस। कहता है ये जो पर्सन था इसने क्या किया, ये जानता था कैसे कॉर्न को चोरी करना है, और इसने जो कॉर्न थी, छल्ली थी, उनको काफ़ी दफ़ा चोरी भी किया। और उसके बाद टॉलन थ्राइस मतलब टूल, जो टूल था, जो टैक्स था अलाउ करते थे, मतलब कि 1% टैक्स ले रहा है तो वो टैक्स कितना ले रहा था? 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो ये वो बंदा था जो कि 3 गुना ज़्यादा लोगों से टैक्स भी लिया करता था, यानी कि लोगों को 3 गुना ज़्यादा चीज़ों को महंगा बेचा करता था। देन है एंड येट ही हैड अ थंब ऑफ गोल्ड पार्डे। और इसके पास जो थंब था वो थंब था गोल्ड का, यानी कि ये एक काइंड ऑफ स्किल रखता था स्विंडलिंग की। स्विंडलिंग मतलब
धोखा देने की, डिसेप्शन की। ये एक ऐसा बंदा जो कि किसी को इजीली चीट कर लेता था, किसी को इजीली फ्रॉड कर लेता था, ठीक है। थंब ऑफ गोल्ड का मतलब होता है किसी को फ्रॉड करना और पता भी ना लगने देना, धोखा देना किसी को, पता भी ना लगने देना। अ वाइट कोट एंड अ ब्लू हुड वर ही, कहता है इसने एक वाइट कलर का कोट और ब्लू कलर का हुड पहना हुआ था। अ बैग पाइप वेल कुड ही ब्लो एंड स्वोन, कहता है ये एक अच्छे से जानता था कैसे एक बैग पाइप को बजाना है और वहाँ से उसके साउंड प्रोड्यूस करना है। बैग पाइप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एंड देयर विदल ही ब्रॉड अस आउट ऑफ टाउन, और कहता है वो बैग पाइप बजाते बजाते हम लोग को टाउन से बाहर लेकर आया था। तो यहाँ पे हमारा जो मिलर का करेक्टर था वो हो गया कवर। हमने इसमें भी देखा कि इसके अंदर भी करप्शन दिखाई गई है कि ये करेक्टर किससे बिलोंग कर रहा है, इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है। मिलर कहते हैं चक्की पीसने वाले को, फ्लोर जिसका जहाँ पे जिसके पास फ्लोर मिल लो, आटे की मिल लो, उसको कहते हैं। तो ये बेसिकली इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हुए चौसर ने इसके थ्रू जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर करप्शन थी उसको हाईलाइट किया है कि उनको क्या अलाउ था कि उन्होंने 1 गुना टैक्स लेना है, वो उसके ऊपर 3 गुना टैक्स ले रहे थे। उसके अलावा ये जो कारोबारी मैटर्स थे, लोगों की, किसानों की छलियाँ, कॉर्न वगैरह, उनको चोरी करके आटा बना रहे थे। इसके अलावा हमने करप्शन देखी कि इसके थंब को थंब ऑफ गोल्ड कहा गया, यानी कि ऐसा बंदा जो कि किसी को इजीली एक्सप्लॉइट कर ले, इजीली स्क्वीज कर ले, डिसीव कर ले, धोखा दे दे, ठीक है। तो इसके थ्रू चौसर ने 14th सेंचुरी की इंडस्ट्री को भी हाईलाइट किया है। तो एनी हो आपको एक करेक्टर हो गया होगा क्लियर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ जिसमें हम बात करेंगे म्यूनसिपल के करेक्टर की। अब तक हम लोगों ने 568 लाइन तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 569 लाइन से। Thank you so much. Allah Hafiz.